खबरें सुपरफास्ट। ईवीएम विवाद पर आज चुनाव आयोग ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ईवीएम पर कांग्रेस समेत दूसरे दलों की आपत्ति के बाद चुनाव आयोग ने ये बैठक बुलाई है। इसमें 39 राजनीतिक दलों की भागीदारी रहेगी। बैठक में चुनाव आयोग सियासी पार्टियों को ये बताने की कोशिश करेगा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। ईवीएम पर सियासी दलों की बैठक में माना जा रहा है कि चुनाव आयोग प्रतिनिधियों के सामने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के डेमो भी दे सकता है। इसके लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरी व्यवस्था भी की गई है। 4 मुद्दों पर चर्चा के आसार हैं। पहला, ईवीएम और वीवीपैट। दूसरा, चुनाव में रिश्वत को संज्ञेय अपराध करार दिया जाए। तीसरा, रिश्वत का आरोप साबित होने पर मान्यता रद्द होने का प्रावधान। और चौथा ये कि वीवीपैट में नियमों में संशोधन को स्वीकार किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज तक ने खुलासा किया है कि दिल्ली सरकार ने केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र बंसल की कंपनी को 2 और प्रोजेक्ट का आवंटन किया। रेणु कंस्ट्रक्शन कंपनी को साल 2016-17 में दिल्ली सरकार ने 2 टेंडर दिए, लेकिन अभी तक एक में काम शुरू नहीं हुआ है और दूसरा पूरा नहीं हुआ है। इससे पहले भी आज तक ने खुलासा किया था कि कैसे अरविंद केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र बंसल की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन के काम पर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। आज तक के पास मौजूद दस्तावेजों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में नाले के निर्माण की गुणवत्ता पर शक जाहिर किया था। काम फरवरी में ही पूरा होना था, लेकिन अभी तक सिर्फ 65% काम हुआ है, वो भी बिना क्वालिटी के। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर पीडब्ल्यूडी केस की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम जुड़ा है, लिहाजा छानबीन जरूरी है। इसके अलावा मनोज तिवारी ने कपिल मिश्रा के लगाए आरोपों के बाद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के बीच कथित लेनदेन की जांच की मांग भी की है। ट्रिपल तलाक पर सुनवाई का आज दूसरा दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि अगर वो 3 तलाक को अवैध करार देती है तो केंद्र की भविष्य में इसके लिए क्या रणनीति है। केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों अपनी अपनी दलीलों को कोर्ट के सामने पेश करेगी। मामले की सुनवाई 5 जजों की खंडपीठ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पीड़ितों की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा है कि सिर्फ केंद्र ही नहीं, संसद को भी मामले में दखल देना चाहिए। दूसरी ओर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने कहा है कि 3 तलाक कोई मुद्दा नहीं है। श्रीलंका के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा दिन है। हालांकि मोदी की यात्रा का असर पहले दिन से ही दिखाई देने लगा है। श्रीलंका ने चीन के पनडुब्बी को कोलंबो बंदरगाह पर लगाने की इजाजत देने से मना कर दिया है। चीन के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी आज श्रीलंका में डिकोया अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद डिकोया के ही नॉरवुड में भारतीय तमिल समुदाय को संबोधित करेंगे। बाद में दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री मोदी कैंडी के श्री डलाडा मालीगावा मंदिर का दर्शन करेंगे। कश्मीर घाटी से लौटने के बाद आज गृह सचिव कश्मीर पर गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। शोपियां में लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या के बाद गृह सचिव जम्मू कश्मीर गए थे। वहां राज्यपाल NN वोहरा और मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। इसी रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय कश्मीर में हालात से निपटने के लिए अपनी नई रणनीति तैयार करेगा। सेना के लेफ्टिनेंट उमर फैयाज के कातिल आतंकियों की पहचान हो चुकी है। इनकी धरपकड़ के लिए सेना ने जबरदस्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हत्या का मास्टरमाइंड हिजबुल मुजाहिदीन का 26 साल का आतंकी मोहम्मद अब्बास भट्ट है। दूसरे 2 संदिग्ध आतंकियों के नाम हैं गयासुल इस्लाम और इशफाक ठोकेरे। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा का अनशन तीसरे दिन भी जारी है। कपिल मिश्रा ने दावा किया है कि वो जल्द ही आप नेताओं के विदेश दौरों के खर्च पर नया खुलासा करेंगे। इससे पहले टैंकर घोटाले में एसीबी के सामने कपिल मिश्रा ने अपना बयान दर्ज कराया और सीबीआई को पूरे सबूत सौंपने का दावा भी किया। कांग्रेस ने भी केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज कर दी है। कांग्रेस नेताओं ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एलजी से मुलाकात की और कहा कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। शुंगलू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार की कई गड़बड़ियों का जिक्र किया है।
बीएसपी से बर्खास्त होने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने मायावती के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। नसीमुद्दीन ने मायावती पर 50 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए एक ऑडियो टेप को सार्वजनिक किया। बाद में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीएसपी से बर्खास्त नेता को ब्लैकमेलर कहा। मायावती ने कहा कि नसीमुद्दीन लोगों को डराकर उगाही करता है। यहाँ तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये मेरे पास आते थे, मैंने कहा ये मेरी मजहब का मामला है। बहन जी, आप ये जो बोल रही ठीक नहीं बोली, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। तो उन्होंने ये बताया कि बहन जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिसको आपने इधर पश्चिमी में लगाया है, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है और उसकी आड़ में ये धंधा करता है। दिल्ली में शब बारात के मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने कई बाइकर्स के चालान काटे। किसी बाइकर ने या तो हेलमेट नहीं पहन रखा था, तो किसी बाइक पर 3 लोग सवार थे। किसी भी उपद्रव से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस पहले से ही सतर्क थी। किसी भी बाइकर को इंडिया गेट जाने की इजाजत नहीं दी गई। अलीगढ़ के मोहनलाल बस्ती में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक घर में पशु कटान की खबर के बाद लोगों ने हमला बोल दिया। लोगों ने पशु को काटने वाले को रंगे हाथों पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई की। पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिहार के आरा में शब बारात के मौके पर 2 गुटों में जमकर झड़प हुई। बाद में पथराव और फायरिंग में 7 लोग जख्मी हो गए। गुस्साए लोगों ने कई दुकानों में आग लगा दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में NH 24 पर एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक कार और ट्रक की भिड़ंत हो गई। मरने वाले सभी लोग एक बारात में शामिल होकर घर लौट रहे थे। हताहत लोगों में महिलाएं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। यूपी के हाथरस में दिन दहाड़े कारोबारी के घर में लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया। पत्नी की हत्या कर लुटेरे लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने लुटेरे की धरपकड़ के लिए टीम बनाई है। माना जा रहा है कि ये किसी जानकार का काम हो सकता है। कानपुर में पुलिस की दादागिरी से परेशान एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। परिवार वालों का आरोप है कि चोरी के मामले में फंसाने का डर दिखाकर दारोगा घूस मांग रहा था। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। आईपीएल के एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब ने मुंबई को उसी के घर में मात दी है। पंजाब ने मुंबई को 7 रन से हराकर अंतिम 4 में पहुंचने की अपनी उम्मीद कायम रखी है। अंक तालिका में पंजाब के 14 अंक हो गए हैं। पंजाब ने पहले खेलते हुए 3 विकेट पर 230 रन बनाए थे, लेकिन मुंबई 6 विकेट खोकर 223 रन ही बना सकी। पंजाब की जीत में हीरो रहे रिद्धिमान साहा 55 गेंद पर तूफानी 93 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान ग्लेन मैक्सवेल ने 21 गेंदों में 47 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। गेंदबाजी में भी मैक्सवेल ने 2 ओवर में महज 8 रन दिए। मुंबई की ओर से सलामी बल्लेबाज सीमंस ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए। पोलार्ड ने 50 रन की नाबाद पारी खेली। पार्थिव पटेल ने 38 और हार्दिक पांड्या ने 30 रन की पारी खेली। आज आईपीएल में दिल्ली का अपने घर में पुणे से मुकाबला होगा। रात 8 बजे फिरोजशाह कोटला मैदान में मैच खेला जाएगा। अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की करने के लिए पुणे के लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी है। अंक तालिका में पुणे के 16 अंक हैं। दिल्ली के मैडम तुषाद म्यूजियम में नजर आएंगे मोम के कपिल देव। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान ने इसका उद्घाटन किया। ये पहला मौका होगा जब कपिल की मोम की मूर्ति को मैडम तुषाद म्यूजियम में जगह मिलेगी।